गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बिजनेस स्टडीज, चैप्टर चल रहा है हमारा डायरेक्टिंग में हम एलिमेंट पढ़ रहे थे मोटिवेशन। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हैं तो बता दूं, पहले हम पूरा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो के भरोसे हो तो किसी काम के नहीं है ये वीडियोस, ठीक है। इससे तो बढ़िया है कि रट्टा मार लो नोट्स का। अब आप लोगों का 38 को टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस का, तो वो इसलिए है क्योंकि हम यहाँ रोज़ रिवाइज कर भी रहे हैं। मैं देख रहा हूँ 70% बच्चों के मुंह पे चढ़ भी चुका है, लेकिन एक से अभी पहली लाइन पूछी वही नहीं याद निकली, तो भीड़ में कुछ लोग छुप जाते हैं। तो जब तक आपको डायरेक्ट चीज़ें ही याद नहीं है, डायरेक्ट नोट्स पॉइंट्स टू पॉइंट्स चीज़ें ही याद नहीं है, तो केस स्टडी तो तुम लोग भूल ही जाओ। तो आपका अब ये जो टेस्ट होगा उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे आएंगे। मीन्स नेम एनी 5 फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नेम ऑल द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ऐसे डायरेक्ट नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। मीन्स अंदर की एक्सप्लेनेशन भी आपको नहीं लिखनी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स। और अभी तो ये सिर्फ डायरेक्टिंग का ही था, पर टेस्ट में डायरेक्टिंग और स्टाफिंग दोनों का आएगा। जो स्टाफिंग आप पढ़ के आ चुके हो वो भी आएगा, ठीक है। सिर्फ पॉइंट्स, मैं एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगूंगा। आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, हेडलाइन मतलब हेडलाइंस लिखनी है, नीचे का एक लाइन की एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी। क्लियर है? हो जाएगा? हाँ, ओके। रिटर्न होगा। डायरेक्टिंग और स्टाफिंग दोनों का होगा। 30 को जो होगा वो डायरेक्टिंग और स्टाफिंग दोनों का होगा। डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ हमारा, पर मोस्टली आज मोटिवेशन तक कंप्लीट हो जाएगा, लीडरशिप और कम्युनिकेशन रह जाएगा। तो टेस्ट सिर्फ मोटिवेशन तक ही रहेगा। मीन्स जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसका भी टेस्ट होगा। तो स्टेटस, सर ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्की की रैंक्स होती है उसको बोलते हैं हम स्टेटस। आप उस स्टेटस के हवाले से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एनवायरनमेंट कैसा है, उससे भी लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जितना क्लाइमेट अच्छा होगा लोग उतने ही अपना समझ के काम करेंगे। देन कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, 2 हम कल पढ़ चुके थे, आज से अपन को स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि बता भी चुका हूँ कि मैं पहले कोटा में आर्टिकलशिप करता था। मैंने 11 महीने यहाँ आर्टिकलशिप करी, फिर मैं कहाँ चला गया, मुंबई में, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस 11 महीने के टेन्योर में पहले दूसरे महीने ही ये जान लिया था कि मैं जो पहले दूसरे महीने कर रहा हूँ वही मुझे 3 साल तक करना है। मतलब मेरा कोई कैरियर एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहली बार ऑडिट हुई उसमें मैं एज अ फ्रेशर 1 साल का सीनियर आर्टिकल, 2 साल का सीनियर आर्टिकल और 3 साल कंप्लीट होने वाले सीनियर मोस्ट आर्टिकल, हम तीनों चारों मिलके सेम काम कर रहे थे, एक ही स्पीड से एक जैसा काम कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं था कि ये काम करने के बाद उनसे कोई दूसरा हायर लेवल वाला भी काम कराता हूँ, नहीं, वो मेरे साथ ही सीट पर बैठते थे और मेरे साथ उठ के घर चले जाते थे। इट मीन्स मेरा कोई कैरियर एडवांसमेंट नहीं है, तो हमारा काम करने की इच्छा भी मर गई। वो लोग वाउचिंग करवाते हैं वो लोग, तो उस वाउचिंग में पता है क्या होता है? वाउचिंग समझते हो आप लोग? वाउचिंग में हम वाउचर्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको चेक करते हैं। तो सामने टैली में सारी एंट्रीज हो रखी है, आपके पास बिल बुक आ जाएगी, आप एक एक बिल बुक का अमाउंट ऊपर चेक करोगे और यहाँ टिक करोगे। तो मैंने देखा पहला बिल 5000 का है, पहली एंट्री 5000, टिक कर दूंगा। दूसरा बिल 6000, एंट्री 6000, टिक कर दूंगा। अगर कोई गलती निकली तो हम वहाँ आगे बताएंगे कि ये गलती है, आप क्या कर लो, इसको सही कर लो। अब मैं पहली बार काम कर रहा था तो मैं तो बहुत शिद्दत से एक एक चीज़ चेक करके, किसी का डेट, किसी के नेम में स्पेलिंग गलत, सब कुछ मैं चेक कर रहा था। वो पता है मेरे पास वाले 2 वो तो स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहे थे, उन्होंने अपनी अपनी बिल बुक ली, ये उठाया, टिक 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 टिक, खत्म, ये हो गई वाउचिंग। लो, मैं क्यों, आपने तो चेक ही नहीं किया। अपन चेक कर भी लेंगे तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, यही काम करते हैं हम। तो अभी नया आया ना, तो करने का शौक चल रहा है, हम पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं। बिंदास, मैंने कुछ तो चेक करो कि चल तेरे को चेक करा देता। अब उसने यूँ, अपन बुक लेते हैं ना, ले बेटा बुक दो, तो अपन ये बुक लेते हैं ना, तो उसने यूँ बुक लिया, ये पेज खोला, कितना है, 6000, डेट बता कौन सी है, वो स्क्रॉल करके डेट पे आया, देख 6000, हो गया चेक। मैंने चेकिंग कैसे कर दी? सैंपल बेसिस पे। सैंपल सही निकला तो पूरी बुक क्या है, बिल्कुल सही है। छोटी मोटी गलती है तो हो गई, निकल गई, सर एक बार नहीं किया होगा चेक। इस तरीके से वो काम करता था। मीन्स
उसको पता है कि आगे हमें कुछ सीखना नहीं है, तो उसका मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो है, काम करने की उसकी लगन ही नहीं है। लेकिन जब मैं मुंबई में गया तो वहाँ मुझे 2 महीने में ही पता पड़ गया कि यार यहाँ जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना अच्छा आप काम करोगे, उतना आपको हायर लेवल तक लेके जाएंगे। और एक आर्टिकल ने तो मुझे यूँ आके बता दिया, जब हम सारे आर्टिकल्स बैठे थे तब वो आया तो एक ने पूछा, और आज तो तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में गया था ना, मज़ा आया? कि हाँ यार, वहाँ तो क्या डिस्कशन होती है। तो मैं ये सोच के खुश हो गया कि मुझे भी 3 साल बाद कहाँ जाना मिलेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना मिलेगा। वो जो अपन पिक्चरों में नहीं देखते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राउंड टेबल पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, प्रेजेंटेशन चलाते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। जो चीज़ पिक्चरों में देखी वो असल गाँव में करनी भी मिलेगी। तो ये चीज़ सोच के ही मैं क्या हो गया, मोटिवेट हो गया। तो ये क्या है कि अगर जब तक आप एम्प्लॉय को ये नहीं बताओगे कि हमारे साथ जुड़ के आपके कैरियर का एडवांसमेंट होगा, आप अपने कैरियर में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा और जल्दी आपका काम छोड़ के चल जाएगा। तो उसका कैरियर एडवांसमेंट भी उसके लिए क्या है, मोटिवेशन है। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू ग्रो टू द हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी का सपना है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ जाना चाहता है भाई, हायर लेवल पे जाना चाहता है। अब मैनेजर कैसे मोटिवेट करेगा? मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, कि उसको वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अपनी काबिलियत वो दिखा सके, टू इम्प्रूव द स्किल्स एंड प्रमोटेड टू द हायर लेवल जॉब, कि अपने स्किल्स को आप प्रूव करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट अगला है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम नासिक में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ऑडिट करने जाते थे। वो कंपनी जो अपने नेशनल हाईवेज होता है ना, जहाँ पे आप टोल टैक्स पे करते हो, तो वो कंपनी बड़े बड़े हाईवेज बनाती थी, 100 किलोमीटर 400 किलोमीटर के, और उनके टोल बूथ्स थे। बहुत बड़ी कंपनी थी। आज से मतलब मैं था उधर 2011 या 12 में, मीन्स 10 साल 12 साल पहले। उस टाइम पे उस कंपनी का टर्नओवर था 1000 करोड़ और उसकी सारी कंपनीज का मिला के था 1800 करोड़ का टर्नओवर। इतनी बड़ी कंपनी में हम ऑडिट करने जाते थे। तो जब हम ऑडिट करते थे तो उस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी, या फिर यूँ कहूँ उस कंपनी ने अपने 2 डिवीज़न कर रखे थे और उन दोनों डिवीज़न का एक फाइनेंशियल हेड था। ठीक है, अब हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इसके साथ होता था। पहले इसके अंदर जितने भी लोग बैठते थे हम उनकी वर्किंग चेक कर लेते थे। अब उस वर्किंग में जो भी गलती निकलती थी हम हमारे सर को बताने से पहले इनके साथ ये गलतियाँ डिस्कस कर लेते थे, क्योंकि हमें ये प्रूफ देना पड़ता था कि हमारी फाइंडिंग्स बिल्कुल सही है, हमारी फाइंडिंग्स में कोई गलती नहीं है, हमारा कोई मिसकंसेप्शन नहीं है। तो हम ये देख लेते थे कि सर अगर आपकी तरफ से कोई लैग है, कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो आपको हमें बताना बाकी है, तो आप या तो हमें क्लैरिफिकेशन दे दो या ये गलती ठीक कर दो, नहीं तो फिर ये गलती हम हमारे सर को पेश करने वाले हैं। तो हम इनके साथ कॉन्टेक्ट करते थे। ठीक है, मैक्सिमम गलतियों के लिए हमें क्लैरिफिकेशन दे देते थे, जिससे वो गलती एलिमिनेट हो जाती थी, और जिसके लिए नहीं दे पाते थे उसका हम डिस्कशन हमारे पार्टनर सर के साथ करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि हम यहाँ पे हर 3 महीने के लिए जाते थे, मतलब हर 3 महीने क्वार्टरली ऑडिट के लिए इनके पास जाते थे। तो मुझे 3 महीने में से 1 महीने वहीं रहना पड़ता था नासिक। तो 1 साल बीता, अगले साल गया तो ये सर छोड़ के जा चुके थे, ख़त्म, बाय टाटा सी। बहुत बढ़िया सर थे, बहुत नॉलेजेबल सर थे, हमारी ट्यूनिंग भी बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे से इज्जत से बात भी करते। अब मेरे को ऐसा लगा यार क्यों गए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे टॉप पे बैठे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, दुनिया भर की सैलरी ये डिसाइड करते हैं, तो इनको तो मुंह मांगी सैलरी ऑलरेडी मिलती थी और मिलती होगी, तो फिर क्यों छोड़ के चले गए। और पता है खबर क्या है, ये कहाँ गए, इस कंपनी को छोड़ के एक छोटी कंपनी में चले गए। तो मेरे को तो ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। यार अगर कोई कंपनी स्विच करता है जिस कंपनी में सब कुछ अच्छा है, तो आप एक कंपनी स्विच कब करोगे, जब आप उससे बड़ी में जाओगे, आपका पे और भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर ये तो और छोटी कंपनी में चले गए। तो मेरे को तो बहुत क्यूरियोसिटी थी, मैं तो सबसे पूछूंगा यार क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा, तो बताया ही नहीं किसी ने। तो मैं इनके पास चला गया, सर यार बताओ तो सही क्यों छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यार उन्होंने हमें ये रीज़न दिया है कि यहाँ पे वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड थे, ठीक है, और इससे ज़्यादा उनको और दूसरा काम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मिल नहीं सकता था, क्योंकि ये वो एक डिपार्टमेंट संभाल ले यही बहुत बड़ी बात है।
और उनको चाहिए था कि वो पूरी कंपनी गवर्न करें, यहाँ बैठे। तो वो कहाँ चले गए, छोटी कंपनी में चले गए और वहाँ के क्या बन गए, CEO बन गए। भले ही उनका पे कम है, वो कंपनी छोटी है, लेकिन अब जो उनका जॉब प्रोफाइल है ना, उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं मेरे करियर में इससे और आगे बढ़ूंगा। अभी मेरे पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट रन कैसे होता है उसकी नॉलेज है, मुझे चाहिए कि पूरी कंपनी कैसे रन हो उसकी मेरे पास क्या हो, नॉलेज हो। तो ये है वो जॉब एनरिचमेंट। आप किसी से अगर सेम काम बार बार कराते जाओगे ना, तो उसकी लाइफ पता है क्या हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। मोनोटोनस मतलब मशीन जैसी हो जाएगी, आएगा काम करेगा चले जाएगा। और धीरे धीरे हम मशीन नहीं है कि जो एक स्पीड से काम करे, मशीन भी एक स्पीड से काम नहीं करती। आप मोबाइल लेते हो, नया नया अच्छा चलता है, सेम काम 5 साल बाद वो कितने स्लो तरीके से करने लग जाता है। तो इंसान से जो आप पहली बार काम कराओगे ना, वो बहुत एंथुसियास्टिकली करेगा, जैसा मैं कर रहा था। बताया ना, मैं तो एक एक चीज़ चेक कर रहा था, और वो 3 साल सेम काम करने वाला क्या कर रहा है, सिर्फ टिक मार रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर आप किसी से सेम काम कराओगे तो वो अपना जॉब क्या कर देगा, मोटिवेशन लैक कर देगा। तो उसके जॉब में एनरिचमेंट चाहिए, और भी फील्ड्स हो, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो, अलग अलग तरीके से काम करे ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे और वो अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहे। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद designing job that include greater variety of work content, require higher level of knowledge and skills, give workers more autonomy, autonomy मतलब freedom, अपने हिसाब से डिसीजन लो और काम करो, responsibility and provide autonomy and freedom and provide the opportunity for personal growth and meaningful work experiences। परफेक्ट एग्जाम्पल कि उन्होंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। उनको क्या चाहिए था सर, ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट चाहिए था, जिससे मेरी नॉलेज क्या बढ़े और इंक्रीज हो, और मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिले, मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, और मेरी पर्सनल क्या हो, ग्रोथ हो। समझना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। मैकडोनल्ड जाते हो, नहीं जाते हो तो कभी चले जाना, भले ही कुछ खरीदो ना खरीदो, जहाँ मैकडोनल्ड का काउंटर है उसके पास में इस साइड ही एक अलमारी बनी हुई है उनकी, उसमें हर महीने सेल्समैन का फोटो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और वो सेल्समैन कोई पीछे छुड़ा हुआ नहीं होगा, उन्हीं 4 में से जो है उनमें से कोई एक होगा। आप उसको रिकग्नाइज भी कर सकते हो कि इस महीने आपकी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये क्या है भाई कि सेल्समैन ऑफ द मंथ, तो ये कह के ये इनाम दे के उसको क्या करना है, ये मोटिवेट करना है कि हाँ यार आपने सबसे अच्छा काम किया। तो अब वो तो अच्छा काम कर ही रहा है, इसके साथ में जिसको नहीं मिला वो भी चाहते हैं यार मेरा भी फोटो कंपनी रिकग्नाइज करे, तो वो भी और मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है। रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मीन्स मानना। आम दुनिया में ये वर्ड यूज होता है एक्नॉलेजमेंट रिसीट, कि आपने मुझे पैसे दिए तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि हाँ पैसे मिल गए मेरे को, तो मैं उसकी रसीद बना के देता हूँ ना। इट इज़ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि मैं मान रहा हूँ कि आपने क्या दे दिए, पैसे दे दिए। अब मान लो आप कहीं पे किसी भी दफ्तर में कोई फॉर्म जमा कराने गए, पैसे वैसों का मैटर नहीं था, पैसे जमा नहीं कराए, आपने कोई एप्लीकेशन जमा करे, कल को वो नट देगा तो क्या आपने एप्लीकेशन जमा ही नहीं करे। तो हर ऑफिस कल्चर का ये सिस्टम होता है कि जब सामने वाला कोई फॉर्म जमा कराएगा तो उसमें देखना नीचे एक पर्ची लगी हुई होती है, और वो पर्ची में डेट और साइन करके वो एक पर्ची आपको दे देगा, इट इज़ योर एक्नॉलेजमेंट रिसीट, कि हाँ हमने आपकी एप्लीकेशन क्या कर ली, रिसीव कर ली। तो भाई एक्नॉलेजमेंट मानना, रिकग्निशन मतलब मानना कि यार आप अच्छा काम कर रहे हो। रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद अ शो ऑफ एप्रिसिएशन, के अप्रिशिएट करते हुए रिकग्नाइज करना, हाँ यार बहुत बढ़िया काम किया तुमने। When such appreciation is given to the work performed by employee, they feel motivated to perform work at higher level. वो और अच्छा काम करने में मतलब मोटिवेट होते हैं। एग्जाम्पल, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लो कि आप लोगों में से अगर कोई अच्छा आंसर करता है और मैंने उसके लिए सिर्फ तालियां ही बजवा दी कि बहुत बढ़िया आंसर दिया था, तो उसको बहुत छोटी सी चीज़ है और भले ही बहुत छोटे से टाइम के लिए होगी, लेकिन उसको एक मोटिवेशन की फीलिंग तो आएगी, उसको अच्छा तो लगेगा, और उसको देख के बाकी सबको भी होगा है नेक्स्ट टाइम मैं भी पढ़ के आऊँगा, मैं भी जवाब दूंगा, मेरे लिए भी तालियां बजेगी। अब मोटिवेशन एक हेट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सारे इंसान हेट्रोजीनियस है, ये हंस रहा है पागल, देख तालियां बजने में कितना खुश हो गया। हर कोई मोटिवेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग तो होंगे।
और हमें अलग अलग मेथड से अलग अलग लोगों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो सर ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? इट्स सिंपल, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द एम्प्लॉय फॉर गुड परफॉर्मेंस। सिर्फ एक कॉन्ग्रेचुलेशन करना कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। डिस्प्लेइंग ऑन द नोटिस बोर्ड इन द कंपनी और न्यूज़ लेटर अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। वही वो मैडी वाला सेल्स पर्सन नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, सेल्समैन ऑफ द मंथ। इंस्टॉलिंग अवार्ड एंड सर्टिफिकेट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस। बीसीसी का पिकनिक पे क्या देना, अवार्ड देना। लास्ट, रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन। कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अच्छा सजेशन दोगे आप मीटिंग्स में तो जिसका सजेशन अच्छा होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हम कैश रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल है सारा। हाँ, लास्ट, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी वो तारे ज़मीन पे आपके निकुंज सर को हम टेम्परेरी से क्या करना है, परमानेंट कर रहे हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के लिए है कि भैया रोज़मर्रा की बेसिक दिहाड़ी तो उसको मिल ही रही है, अब वो चाहता है उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो उसको क्या दो आप, सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि आपकी जॉब अब क्या हो गई है, परमानेंट हो गई है। एग्जाम्पल, हम जब फैक्ट्री में रन करते थे तो वहाँ पर जो हमारे लेबर होते थे वो लेबर आते थे डेली बेसिस पे, क्योंकि रोज़ अब हमारे अकॉर्डिंगली मेरी ये नहीं कि मंशा कि मैं उनको डेली बेसिस पे रखूं, पर ये लेबर का वर्क होता ही ऐसा है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। और ये लेबर क्लास लेबर रही इसलिए जाती है क्योंकि इनका मोटिवेशन ज़ीरो होता है। इनको अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ना। इनके पास जब तक पैसे हैं तब तक ये काम नहीं करेंगे। जब पैसे ख़त्म होंगे तो ही अगले दिन क्या करेंगे, ये लोग काम पे आएंगे। तो सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ ही इस लोअर लेवल पे होती है। तो भाई किसी को परमानेंट रख के, अब वो नहीं आए, उस टाइम पे हमारा उस डे का प्रोडक्शन खराब हो, तो हमने तो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर रख लिया। अब वो जो भी लेबर लेके आता, वो जितने दिन काम करेगा उतने दिन के उसको पैसे मिलते और रवाना करते। अक्सर ऐसे लोगों का पेमेंट मंथली किया ही नहीं जाता, वीकली बेसिस पे किया जाता है, कि हफ्ते के बेसिस पे किया जाता है। और अगर हफ्ता भी काम नहीं करते तो डेली बेसिस के लिए शाम को ही पैसे देके रवाना कर दिया जाता है। अब ये लोग चाहते हैं कि सर हमारी सैलरी, हमारे जो पोजीशन है वो क्या कर दी जाए, परमानेंट कर दी जाए, क्योंकि अब हम उस कॉन्ट्रैक्टर को बोल देते थे कि आज काम ज़्यादा है, आज एक मशीन एक्स्ट्रा चलेगी तो 3 लेबर और ले। अब कोई मान लो यही वो 3 है, मान लेते हैं हाई क्लास टेक्नीशियन, तो ये क्या कह रहे हैं, ये आज यहाँ आए और ये उस लेबर के साथ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़े हुए ही क्यों है, क्योंकि इनको काम चाहिए। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर इनको कब बुलाता है, जब कभी काम होता है तो अक्सर ऐसे लेबर्स हमारे पास आगे क्या कहते हैं, सर आप प्लीज़ हमें परमानेंट रख लो, हम तो यहाँ पे रोज़ आ जाया करेंगे और छुट्टी भी नहीं करेंगे, प्लीज़ आप तो क्या कर लो, परमानेंट कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमारे इनकम की सिक्योरिटी चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये इनकम हमें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय वांट्स देयर जॉब टू बी सिक्योर। They want certain stability about the future income and work so that they do not feel worried on these aspects and work with greater zeal. उनको इस बात की चिंता ना हो कि कल काम पे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और ज़्यादा मन से काम करें। However, there is one negative aspect. इसकी एक डिमेरिट भी है, जहाँ उसकी जॉब परमानेंट हुई वहाँ फिर वो मोटिवेशन क्या कर देगा, लैग कर देगा। जैसे सरकारी एम्प्लॉय, एक बार सरकारी, कोई है क्या सरकारी, किसी का घर में कोई सरकारी जॉब में है क्या, कौन है बेटा, मम्मी पापा भाई बहन में से कोई है क्या, नहीं, चाचा भी दूर क्यों। इसकी मम्मी को छोड़ के बाकी सारे सरकारी एम्प्लॉय बहुत अच्छे होते हैं, इसकी मम्मी तो और भी अच्छी है। अब सरकारी एक बार नौकरी लग गई तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। तो कुछ सरकारी एम्प्लॉयज़ का तो ये हाल होता है कि 9 बजे की ड्यूटी 11 बजे आते हैं, 6 बजे का ऑफ होने का टाइम 5 बजे ही निकल जाता है। जिस दिन सिर्फ पंचिंग करनी होती है उनको, पंचिंग के बाद वो घर पे जाके खाना खाएं, 1 घंटा 2 घंटा मर्जी उनकी। SBI का एग्जाम्पल ले रहा है कि लंच हो गया है वहाँ पे, 1-1.5 घंटे का लंच चलता है वहाँ पे। अक्सर मेरे को बहुत डर, सच्ची एक नींद ही नहीं है, मैं SBI जाने में ही मेरे को बहुत डर लगता है
मैं 10 बजे आज चला जाऊँ तो उनकी एम्प्लॉय आए नहीं होते। फिर मैं 10 से 11 में अगर नहीं गया, 11 बजे वहाँ बहुत भीड़ होती है, 12 से 3 के बीच में तो मेरे को पता ही नहीं है उनका लंच होता कितने बजे। फिक्स टाइम मुझे पता ही नहीं कि 2:30 बजे होता है, कब होता है। आधा घंटा पहले उठ जाते हैं, आधे घंटे बाद तक आते नहीं वो। तो यार जब आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है, when people feel they are not likely to use their job, they become complacent। complacent मतलब आलसी, lethargic, कि अब मोटिवेटेड नहीं रहेंगे वो लोग। देन एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कौन सा, वो अभी एग्जांपल लिया ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ले गए, एक बार मेरे को भी ले गए थे, यूँ बोल के चुप रहना, कुछ भी मत बोलना, बस तेरे को लेके जा रहे हैं, यही तेरे लिए बड़ी बात है। मैंने कहा हाँ सर सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मीन्स आप लोग इतने बड़े बड़े लोगों में जाके बैठो, तो हम तो सिर्फ यूँ जाते हैं बैग पकड़ के कि एज अ PA बन के आए हैं, कुछ बोल तो सकते ही नहीं कि उनका एक्सपीरियंस हमारी एज से डबल है, तो ये वहाँ तक जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कि आप एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हो। जितना इन्वॉल्व करोगे उतना ही वो मोटिवेटेड रहेगा और उसकी बिलोंगिंगनेस वाली नीड इसमें क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स, कुछ ऐसी टीम्स, ऐसी कमिटीज़ बनाती हैं जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय साथ बैठ के क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन अ डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू देम। जो उनसे इश्यूज है उसमें उनको इन्वॉल्व करना। इन मैनी कंपनीज दिस प्रोग्राम इज इन प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमिटी, वर्क कमिटी, कैंटीन कमिटी एक्सेट्रा। ये जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट है वहाँ डिसीजन मेकिंग में उनका क्या ले लेना, पार्टिसिपेशन ले लेना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब फ्रीडम देना, तेरी मर्जी, जैसे मर्जी पड़े काम कर, उस पर ट्रस्ट शो करना। इसका एक एग्जाम्पल वही मुंबई वाला ही, वो नासिक भेजते थे, तो पहले हम जब नासिक जाते थे तो 7 जनों की टीम जाती थी। 7 जनों में से फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम 7 लोग नए जुड़े थे, 7 जने लेके गए। फिर 7 में से दूसरी बार हम 5 हुए, 5 में से हम 3 ही रह गए, और लास्ट टाइम तो हम 2 ही रह गए। मतलब जो काम 7 जने मिलके 3 महीने में कर रहे थे, वो दूसरे साल में तो सिर्फ 2 जने ही करते थे। और एक बार तो मुझे ही भेज दिया, उनका कोई सर्टिफिकेट बनाना था। इन कंपनीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में सबमिट करने के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट, जिसमें इनकी फाइनेंशियल डेटा और इनको CA से साइन कराना होता है। तो भाई सर ने मुझे ही भेज दिया कि तू अकेला ही जा, सो एंड सो फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनाना है। पुराना फॉर्मेट मुझे दे दिया कि इस फॉर्मेट का सर्टिफिकेट बनाना है, सारे फिगर्स अच्छे से चेक कर लेना और सर्टिफिकेट बना के ले आना। अब मेरे को ऐसा लगा यार सर साइन आप कर लो, भेज मुझे अकेले क्यों नहीं रहे हो, मैं अकेला इतना कैपेबल हूँ क्या? मुझे तो खुद को सेल्फ डाउट होने लगा कि सेकेंड ईयर ही था मेरा, तो मुझे खुद को सेल्फ डाउट होने लगा कि इतना कैपेबल मैं हूँ भी कि सही कि आपके साइन को मैं वैलिडेट कर दूँ कि ये डेटा सही है, आप क्या कर दो, साइन कर दो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सबको बताया था, अरे ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट तो मैं ही कर देता हूँ, मैं ही बना के सबको देता हूँ, सब साइन कर भी देते। और ऐसा हुआ भी सही, मैं सर्टिफिकेट बना के ले गया, सर को मैंने नेक्स्ट डे प्रेजेंट किया कि सर ये रहा सर्टिफिकेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन। उन्होंने मुझसे पूछा तूने सब कुछ चेक किया है? एक कोई टेक्निकल सवाल पूछा कि तूने ये चीज़ चेक करी? मैंने कहा हाँ सर ये चीज़ चेक करी, ये प्लस माइनस करके ये चीज़ किया है। उनको ट्रस्ट हो गया कि बिल्कुल सही करके लाया, उन्होंने साइन कर भी दी। तो ये क्या था, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को इतनी पावर दे दी कि आप खुद के डिसीजन ले लो और उस पर ट्रस्ट जताना कि हाँ हम आपके काम पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो ये चीज़ उसको क्या करती है, मोटिवेट करती है। वो अब और विद एनर्जी, विद एंथुसियास्टिक काम करता है। एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। एम्पावरमेंट मेक्स पीपल फील दैट देयर जॉब्स आर इम्पोर्टेंट। ऑब्वियसली मेरे को अकेले को भेजना मतलब मेरे को ये लगता है कि पूरी टीम में सर सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करते हैं, मुझे। उनको सबसे ज़्यादा काम किसका अच्छा लगता है, मेरा। तो मैं और मोटिवेट और अच्छे से काम करता हूँ कि नहीं सर विश्वास नहीं तोड़ना इनका। टाइम है हमारे पास? अरे है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ये बेसिस पढ़ लो बस आप। और इसमें अगर कोई ऐसी बात हो जो हमने डिस्कस नहीं करी हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर जयराम जी पढ़ लो जल्दी।
पहला मीनिंग, सर डायरेक्ट पैसों का आउटफ्लो होता है, पैसों में ही ये नापी तोली जाती है और ये पैसों में नापी तोली नहीं जाती, ठीक है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, सर पैसा किसके लिए मैटर करता है? जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़। हायर लेवल ऑलरेडी उनको इतना पैसा मिल रहा है कि पैसा और मोटिवेट नहीं करेगा, तो उनके लिए अब आपको नॉन फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी पड़ेगी। देन कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। यहाँ पे कौन सी होती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी और एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस नीड और साइकोलॉजिकल नीड्स। एग्जाम्पल 4P, RCB और इधर के भी दुनिया भर के अभी अपन ने देखे, ठीक है। लीडरशिप, मेरे को क्लास बहुत लेट मिली थी, एक छोटे से 2 मिनट का प्रवचन दे रहे हैं लीडरशिप में। हाँ ओके, कल 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 क्लास है क्या तुम्हारी? कल आओगे क्या तुम लोग? हाँ जतिन, ओके। तो लीडरशिप स्टाइल है ना 3 तरीके की होती है। आप लोग बताना आपको कौन सी सही लगती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब आपने कभी किसी को ये बोलते सुना है कि यार ये बहुत डोमिनेटिंग नेचर का है? डोमिनेटिंग नेचर समझते हो आप लोग? बहुत लोग जानता है जो, हाँ अपने अपने जो ज़्यादा चलाता है। मतलब मेरा नेचर बहुत डोमिनेटिंग है, मैं किसी की सुनता ही नहीं हूँ। मेरे साथ जो काम करते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं ही राजा हूँ, मैं ही सबको जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं कि तेरा बहुत बॉसी स्टाइल है, बॉसीनेस बहुत ज़्यादा है, तू किसी और की सुनता नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी कमी भी है। फिर एक होता है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक जो अपनी अपनी चलाता है, ये वो लीडर होता है जो अपने फॉलोअर्स की सुनता नहीं है। ये फॉलोअर्स से सिर्फ एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऑर्डर दूंगा और आप लोग सुनोगे, आप लोग बस ऑबे करोगे। अगर आप ऑबे नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेरी टीम में नहीं। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक बहुत साफ मन का, बिल्कुल मतलब ऐसे क्या गौ आदमी, ठीक, सीधा सिंपल आदमी। ये क्या करता है? अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत आदर सम्मान करता है, उनको बहुत अच्छा समझता है, उनको बहुत एक्सपीरियंस और स्किलफुल समझता है। तो जितने भी डिसीजन लेता है वो उनसे पूछ के लेता है, कभी ये ऑर्डर देता नहीं। ये हमेशा प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करता है, पूरी टीम की सहमति लेता है, सहमति लेने के बाद जो टीम मीटिंग में डिसाइड करे वही ये सबको बोलता है कि ठीक है अब ये क्या हो गया, डिसाइड हो गया आप सबकी सहमति से। पहला ऑटोक्रेटिक, वो सुनता नहीं है। दूसरा, बिना सुने काम करता नहीं है। और तीसरा लेजेंस फेयर। लेजेंस फेयर मतलब फ्री स्टाइल। इसमें लीडर को अपने सबॉर्डिनेट की पड़ी नहीं है या काम की पड़ी नहीं। इसने ये यूँ समझता है ये दूसरे वाले से भी हायर लेवल वाला है। ये यूँ कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब अपना काम जानते हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, जो तुम करोगे बिल्कुल सही करोगे, तो हमें कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जाओ और अपना अपना काम करो। ये लास्ट वाला लेजेंस पे इंटरफेयर करता ही नहीं, ना ऑर्डर देता है ना डिस्कस करता है, ये सबको बोलता है कि आपको अपना रोल पता है, जाओ करोगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट पर्सन बन के रह जाता है। कॉन्टेक्ट पर्सन बन के रह जाता है मतलब अगर ये एक सुपरवाइजर है, अगर ये एक टीम का लीडर है, तो ये क्या करता है, बाहर से डायरेक्शन लेता है और आके सुना देता है कि देखो ऐसा ऐसा वहाँ डिसाइड हुआ था, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, सब अपने अपने काम पे लग जाओ। अब सोच के बताना, एक क्या है ऑटोक्रेटिक जो सारे डिसीजन खुद लेता है, दूसरा कौन है डेमोक्रेटिक, और तीसरा कौन है लेजेंस फेयर। बेटा क्लास खत्म होने वाली है, कृष्णा और समीर थोड़ा अच्छे से। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेंस फेयर, आपको कौन सी वाली स्टाइल ज़्यादा सही लगी? ऑटोक्रेटिक के डेमोक्रेटिक या लेजेंस फेयर? सबका डेमोक्रेटिक। सोच लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक लीडर है, मैं कह रहा हूँ ये एक स्टाइल है। स्टाइल है मतलब लीडरशिप की एक स्टाइल है। लीडरशिप ऑटोक्रेटिक तरीके से भी होती है, डेमोक्रेटिक तरीके से भी होती है, लेजेंस फेयर तरीके से भी होती है। आप अगर लीडर बने तो आप कौन सी वाली स्टाइल अपनाओगे? ऑटोक्रेटिक वाला कोई है क्या? ऑटोक्रेटिक वाला कोई भी नहीं है और आप सबको लगता है सर आप बहुत खराब हो। ऐसे नहीं होना चाहिए।
डेमोक्रेटिक वाला हैंड रेज करो प्लीज। ऐसे वाला हैंड रेज ये यहाँ तो समझ में नहीं आता हैंड है कि नहीं है, ठीक है चलो ओके। लेसेस फेयर वाले ओके, ऑटोमेटिक वाला कोई भी नहीं। अब समझना, महेंद्र सिंह धोनी वो तीनों स्टाइल यूज़ करते थे। स्टाइल कोई सी भी सही कोई सी भी गलत नहीं है, स्टाइल डिपेंड करती है आपके फॉलोअर्स के ऊपर कि आपके फॉलोअर्स कैसे थे, उसके बेस पे आपकी स्टाइल होनी चाहिए। जब अब पूरी कहानी बाद में सुनाऊंगा, लेकिन यूँ समझ लो अगर आपके फॉलोअर्स आपसे कहीं ज़्यादा जूनियर है और वो काम को इतना नहीं समझते जितना आप समझते हो, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और अभी डिस्कशन करने का मौका नहीं है, टाइम नहीं है, तो यू शुड ऑप्ट कौन सी वाली स्टाइल, ऑटोक्रेटिक। और फिर जब आपके फॉलोअर्स आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपके जितना एक्सपीरियंस रखते हैं और अपने काम को अच्छे से समझते हैं, स्किल्स भी उनके पास है और अभी खुद टाइम है डिस्कस करने का और डिस्कशन होना भी चाहिए क्योंकि डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब कौन सी वाली स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक। लेकिन आपके फॉलोअर्स आपके जो सबऑर्डिनेट है वो आपसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे भी ज़्यादा स्किलफुल है और काम कोई इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, तो फिर रोज़मर्रा का इंटरफेरेंस अच्छी बात नहीं है। फिर आपको कौन सा रहना चाहिए, लेसेस फेयर। तो मैनेजमेंट में ये तीनों स्टाइल आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्टाइल का हमें यूज़ करना हो, ठीक है। कैसे हमारे सबऑर्डिनेट्स है जिसके लिए हम किस तरीके से स्टाइल यूज़ करें। बाय टाटा, सी यू।